Assalamu alaikum everyone. I'm your host Sana Khan. We are present in Zeb FM and you're watching Your Talk. Today our topic is Constitution of Pakistan, which is one of the most important foundations of Pakistan. And we have a guest Ali Sial here. Assalamu alaikum. वाह पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी के बाद टेम्पररी कौन सा लीगल सिस्टम अडॉप्ट किया था और वो कैसे काम करता था? सो बेसिकली पाकिस्तान ने जब न्यूली स्टेट बना था तो इसने ब्रिटिश इंडिया का 1947 एक्ट जो था वो अडॉप्ट किया था। उसी में उसका आर्टिकल 8 था जिसको ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1935 उसको अडॉप्ट किया था, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई थी उस वक्त के टाइम्स और नए सिस्टम के लिए उसकी जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो गवर्नर जनरल ने की थी। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतनी देरी क्यों हुई थी? असल में इसके 3 बुनियादी रीज़न थे। एक तो था कि जो रीजन था वो बहुत आइसोलेटेड था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप था और इन दोनों में बहुत ज़्यादा आइसोलेशन थी। जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें बेसिकली आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रह रही थी उस वक्त, और फिर भी वो वेस्ट से काफ़ी आइसोलेटेड थी। तो जो दूसरा रीज़न था वो था कि जो लैंग्वेजेस थी उनका काफ़ी डिवाइड था। वेस्ट पाकिस्तान ने अडॉप्ट करनी थी उर्दू ऑफिशियली, और ईस्ट बंगाल जहाँ पे मेजॉरिटी भी थी वो कह रही थी बंगाल को भी उर्दू के साथ साथ अडॉप्ट करना चाहिए था ऑफिशियल लैंग्वेज। जो तीसरा रीज़न था कि एक जो ग्रुप्स थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, इस्लामिस्ट, मॉडर्निस्ट एंड सोशलिस्ट, इनके आपस में काफ़ी डिवाइड थे कि कंट्री को किस तरफ लेकर जाना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के मेन पॉइंट्स क्या थे? मेन पॉइंट्स ये थे कि इस्लाम और उसकी सुन्ना के मुताबिक सबको सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। एक और था कि आपका अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ द डिवाइन अथॉरिटी, और उन्हीं के जो भी अहकामात होंगे उन्हीं से आगे जो है ना रूल्स बनेंगे कुरान और सुन्ना के मुताबिक। दूसरा था कि सबको इक्वालिटी दी जाएगी इस न्यू सिस्टम के अंदर। जो मुस्लिम्स हैं उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस फ्रीली करना दिया जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने अपने इंडिविजुअल जो रिलीजन्स होंगे, ज्यूज़, हिंदू, क्रिश्चियंस, उनको अपने टेम्पल्स और अपने चर्चेस को आराम से अपने प्रैक्टिस करना दिया जाएगा। मुझे बताएं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की लीगल हैसियत वक्त के साथ कैसे बदली? देखिए, तो शुरू में इट्स वो ज़्यादातर जो डिसीजंस मेकिंग जो भी थे हमारे ऑफिशियल्स, उनके लिए एक फ़िलॉसफ़िकल या एक ओवर द टॉप जनाब के लिए एक वो बस था कि हमने इसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने रूल्स असली जो जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उनको फॉलो करेगी, वो हम उनसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये मकसद था पहले, बट उसके बाद जब नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो आर्टिकल 2A में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया गया कि अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना इन पे भी अपने इनको भी देख के, इन रूल्स को भी देख के अपना डिसीजन ले सकती है। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ और इसमें खास क्या था? जो हमारा आइसोलेशन थी दोनों साइड्स में, तो उसको कम करने के लिए हम ये अडॉप्ट किया गया कि 300 सीट्स बनाई जाएंगी, 150 फॉर बोथ। और इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि आगे जाके कि जब प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट था उनकी सीट्स में आपस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन थी, तो इसलिए उनको डिसीजंस काफ़ी मुश्किल लेने पड़ते थे, और इसी की वजह से आगे जाके जो मार्शल लॉ लगा था वो भी इसी की वजह से लगा था, और फिर उसी में ही इसका अबॉलिश कर दिया गया था इस रूल को। अच्छा, मुझे बताएं बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम क्या था? बेसिक डेमोक्रेसी आया था बेसिक डेमोक्रेट से, जो उस वक्त के टाइम में पाकिस्तान में जो एडल्ट पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली वोट नहीं करती थी आगे प्रेसिडेंट्स को। तो वो वोट करते थे जो लोकल बेसिक डेमोक्रेट्स होते थे, जो अपने उनके एरिया में लड़ रहे होते थे। ये तकरीबन 80,000 से 1,20,000 तक होते थे लोग बेसिक डेमोक्रेट्स, और ये इनको जब वोट मिलता था तो फिर ये आगे जाके प्रेसिडेंट को वोट करते थे। तो मुझे बताएं 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अहम क्यों था? उसकी अहमियत इस बात से है कि जब वो बनाया गया था 25 मेंबर बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने बनाया ये, और इसको यूनानिमसली सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, कंजर्वेटिव, इस्लामिस्ट और मॉडर्निस्ट जो भी थे,
उन सब में यूनानिमस वोट किया गया था कि वो एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आज तक इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों ये इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब ये ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो इसको पाकिस्तान में जो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, जो अब नए वो कंट्री एक बेसिकली बन गई थी, तो उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया करना था, तो इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा हुई थी। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किन हालात में बना? जब ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो जो पाकिस्तान अब रह गया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जो 300 सीट्स पहले होती थी, अब वो 150 हो गई थी। ओके। बेसिकली इसलिए फिर इनको जो है ना दोबारा से एक रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था। इसके लिए 25 मेंबर्स बनाए गए थे और उन्होंने आगे डिसाइड किया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या था? इसमें 280 आर्टिकल्स हैं जो 12 डिविजन्स जिनमें हुई हैं। इन सारी डिवीजन फिर एक सिस्टमैटिक वे में हर प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं, सिविल राइट्स, रिलीजन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, डिफेंस हम्म। वाइज। और फिर इसमें उसी तरह नेसेसरी उसके अमेंडमेंट्स हैं, एनेक्चर है हर आर्टिकल का, और इसी तरह उसके डिवीजन के अंदर। ओके, तो आर्टिकल 9, 10 और 10A क्या लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं? जो आर्टिकल 9 है वो राइट टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, या आपका पर्सनल का एक प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है एज अ स्टेट। उसमें आपको अलाउड होता है एज अ फ्रीडम कि जैसे भी आप रहना चाहें विद इन द लीगल लिमिट्स। और फिर जो आर्टिकल 10 है वो कहता है कि राइट टू क्वेश्चन अरेस्ट, बेसिकली कि अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि आपको किन लीगल ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। और इसके अंदर एक और भी प्रोटेक्शन दी जाती है कि 24 आवर्स में जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है विद इनफ एविडेंस। अगर नहीं होता तो उनको आपको छोड़ना पड़ता है। ओके। जो 10A है वो है राइट टू फेयर ट्रायल। इवन अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो स्टेट आपको एक प्रोवाइड करती है लॉयर, और हर पर्सन का एक राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाता है तो उसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना में आसानी हो। आर्टिकल 2 to 7 क्या कहता है? आर्टिकल 2 to 7 में बेसिकली जो इस्लाम और होली कुरान और सुन्ना है उसके मुताबिक एक प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो पहले आप इससे देख के जाएंगी कि अगर कोई इख्तलाफात आ रहे हैं जो रिलीजियस बेस पे हो रहे हों तो वो इसके थ्रू जाएंगे और फिर वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होंगे। इवन ओके। के एक्सेप्ट जो इसमें एक्सेप्शन आती है वो है कि जो नॉन मुस्लिम्स के हैं कुछ एरियाज़ में, जो नॉन मुस्लिम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं रूल्स, वो फिर इसके थ्रू नहीं जाते। तो मुझे बताएं CII और FSC में क्या डिफरेंस है? CII है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, और जो FSC फेडरल शरीयत कोड, इन दोनों में जो बेसिक वो डिफरेंस होगा वो ये है कि जो CII है वो एक एडवाइजरी काउंसिल है। वो अपने जो भी रिव्यूज़ होते हैं, कोई भी अपना कहना चाहती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती किसी चीज़ में। ओके। ऑन द अदर हैंड जो FSC है उसके डिसीजंस जो होते हैं वो जुडिशली एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर आप वो कोई चाहें कोई लॉ को रोकना या किसी अमेंडमेंट को रोकना चाहें ऑन रिलीजियस बेसिस तो वो रोक सकते हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है। मुझे बताएं आर्टिकल 58(2) क्या था और 18 अमेंडमेंट ने क्या किया? जो आर्टिकल 58(2) था वो उसने काफ़ी पावर दी हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट। वो किसी भी नेशनल असेंबली या सेनेट के बिल को रोक सकते थे, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर इवन डिफेंस फोर्सेस के हेड्स को हटा सकते थे इजीली। इस तरह उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी। ओके। 2010 में इसमें इसकी अमेंडमेंट की गई थी। जब अमेंडमेंट में इसको ऐसा कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी उसका एक सेरेमोनियल बना दिया गया, और जो प्राइम मिनिस्टर था उनके अंदर थोड़ी बहुत पावर डाल दी गई थी। मुझे बताएं अक्टूबर 2024 के 26th अमेंडमेंट से क्या तब्दीली आई थी? इसमें काफ़ी बड़े चेंजेस आए थे जो जुडिशरी वाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी जो पावर्स थी उनको थोड़ा बहुत कम कर दिया गया है कि जो अब वो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस देखेंगे, और उसकी जगह अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिए गए जो अब ज़्यादातर की गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट हेड्स और इम्पोर्टेंट जो सेरेमनीज होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, उनको देखेगी।
इसके अलावा जो कुछ नई पोजीशंस लाई गई हैं डिफेंस साइड पे वो भी की गई हैं। अक्टूबर 2024 की 26 अमेंडमेंट से क्या डिफरेंस आया था? उसमें जो पोजीशन ऑफ सीजेपी उसको थोड़ा बहुत अफेक्ट किया गया था कि अब जो सीनियर मोस्ट पहले जो जज होते थे अब उनको नहीं प्रमोट किया जाएगा बल्कि एक 3 पैनल सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो बैठेंगे और फिर डिसाइड होगा कि कौन अगला सीजेपी बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच रिसियाल फॉर जॉइनिंग आज। बहुत कुछ जानने को मिला आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।